नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एक तरीके की सीरीज है जिसको हम लेकर के आए हैं। आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आएंगे और अन्य सब्जेक्ट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में देखते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 20 प्रश्नों का संकलन किया गया। आप लोग इसको देखिए और इसको उत्तर अपने हिसाब से दीजिए। बाकी मैंने इसमें जब जो भी इससे रिलेटेड रहेगा मैं क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसको भी मैं आपको लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित नहीं है। तो अपरदन का मतलब होता है जब नदियाँ एक दो तरीके की होती है। नदी के कार्य में आप पढ़ते हैं दो तरीके का, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक, निक्षेप से जो बनती हैं। तो अपर्दन और निक्षेप से बनती हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि अपर्दन, देखिए जलप्रपात जो होता है वो अपर्दन से बनता है, नदी गर्तिका भी है, और दूध प्रवाह जो होता है वो भी अपर्दन से ही बनता है। लेकिन जो प्राकृतिक तटबंध होता है ये क्या होते हैं, निक्षेप से बनते हैं। नदियाँ निक्षेप, जो नदी होती है उसके आसपास के किनारों पर क्या होता है, तटबंध आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है, प्राकृतिक तटबंध होते हैं। लाई गई मिट्टी के निक्षेप से बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तटबंध। ये कैसी अपरदनात्मक नहीं होती, ये निक्षेपात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति पवन के अपरदनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है। तो अब जब इसमें देखेंगे तो देखिए प्रश्न बिल्कुल उसी तरीके से इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी अपरदनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है। तो देखिए बरखान जो होती है वो अपरदन से नहीं होती, वो निक्षेप से बनती है। किससे, निक्षेप। बालू जो होते हैं ना वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, अर्धचंद्राकार की आकृति बन जाती है इसी के, तो उसको क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। तो ये कैसी होती है, ये अपरदन से ना होकर के निक्षेप से बनती है, बालू के निक्षेप से बनती है। और बाकी इंसेलबर्ग, ड्राई कार्टर, गारा या छत्रक शिला ये अलग अलग हैं, इनको आप जानते ही होंगे। ये सब अपरदन से बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वी आकार की घाटी निम्न में निर्मित हुई है। वो मतलब हुई या होती है, मतलब किस में निर्मित होती है। तो अगर जो वी आकार की घाटी की बात करेंगे तो जैसे जब कोई नदी बहती है तो कुछ उसकी इस तरीके की घाटी होती है, वो वी आकार की घाटी कहलाती है। अब वी आकार की घाटी की विशेषता क्या होती है, जब नदी बिल्कुल अपनी अवस्था में, किस अवस्था में होती है, मतलब कि जब तरुणावस्था, मतलब कि जब नदी नई नहीं होती तो उसमें वी आकार घाटी होती है। लेकिन जैसे जैसे नदी बड़ी होती जाती है तो ये वी आकार की घाटी जो होती है चौड़ी होती जाती है। फिर उसके बाद में ये क्या होता है, ये बन जाता है सबसे पहले बनेगा गार्ज, गार्ज के बाद फिर कैनियन बन जाता है। तो नदी की जो तरुणावस्था मतलब नवीन अवस्था होती है उसमें ये बनती है। तो वी आकार घाटी, फिर वी आकार घाटी चौड़ी होती है, फिर यू आकार की आप घाटी पढ़ते होंगे कि जो ग्लेशियर से बनती है। तो ये क्या होती है, नवीन अवस्था होती है नदी की, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नदी का बेसिन क्या होता है। नदी का बेसिन जो होता है वृहद, देखिए वृहद हो गया, ये वृहद प्रदेश है, वृहद प्रदेश है। तो नदी का जो बेसिन होता है वो वृहद प्रदेश होता है, क्योंकि जब कोई नदी बहती है, तो उसका जो बेसिन होता है काफ़ी बड़ा होता है। उसके अपवाह क्षेत्र में जो होता है उसमें जो नदियाँ आती हैं वो उसका बेसिन कहलाता है। उस नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही जो पूरा एरिया बन जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं नदी बेसिन। तो ये क्या होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, वृहद प्रदेश होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर जो बात करेंगे कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। तो कर्क रेखा जो है वो किस नदी को नहीं काटती, नर्मदा नदी को कर्क रेखा नहीं काटती, बाकी सोन, रिहंद, बेतवा है, तो इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती। देखिए हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है। तो उसमें जब हम देखेंगे तो जो झेलम नदी है वो हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। बाकी की ब्यास, चिनाब, रावी जो है वो हिमाचल प्रदेश से बहती है, झेलम नहीं बहती। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर जो हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है। तो उस मिट्टी को कौन सी बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी, मिट्टी जब जैसे खाली पड़ी रहती है उसमें क्या होता है, छोटी छोटी घास वगैरह जम जाती है, पूरी मिट्टी ढक जाती है, इसलिए उसको घास पात से ढकने वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपना निक्षेप जमा किया है। तो देखिए इस कश्मीर की घाटी की अगर जो हम बात करेंगे तो कश्मीर की घाटी में जो निक्षेप जमा हुए हैं उसमें योगदान सबसे ज़्यादा किसका रहा है, वो झेलम का रहा है। देखिए ब्यास का हो नहीं सकता, सतलज है नहीं, रावी है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, झेलम सही हो जाएगा। तो ब्यास, सतलज, रावी का तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, काफ़ी दूर है नदियाँ, झेलम ही है, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आएंगे, कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों के मध्य में स्थित है। मतलब इन दोनों के मध्य में क्या स्थित है, मतलब डल झील की वजह वृहद हिमालय और पीर पंजाल, ये याद रखिएगा। तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल इन दोनों के मध्य में स्थित है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित हैं। तो संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि जो गारो है, खासी है, जयंतिया, देखिए जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत के मैप में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पड़ती हैं। तो ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो याद रखिएगा किसका? प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। गारो, खासी, जयंतिया ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ना अरावली का है, न तो अराकान श्रेणी का है। याद रखिए गारो, खासी, जयंतिया किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है कहाँ पर? तो देखिए दोनों कहाँ पर नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती हैं। तो याद रखिएगा देवप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो बी आंसर से। अब देखिए भी मैंने गंगा नदी तंत्र के ऊपर भी मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो डाला था, तो उसमें आप देख लीजिए गंगा नदी तंत्र को आप जब समझेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी नदी ताप्ती की सहायक नदी नहीं है? तो ताप्ती की सहायक नदी कौन सी नहीं? तो हिरन जो है वो ताप्ती की सहायक नदी नहीं। गिरना, पूर्णा, अरुणावती ये सब है। हिरन जो है वो जो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की सहायक नदी हिरन। बाकी गिरना, पूर्णा और अरुणावती जो है वो सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। मौसमी विषमता सबसे अधिक कहाँ आपको देखने को मिलेगी? मतलब कहाँ पर सर्वाधिक मौसम में विषमता देखने को मिलेगी? तो मिलती है मध्य अक्षांशों में। मध्य अक्षांशों में क्या होता है कि जगह जब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला 30-35 के आसपास कह रहे हैं मध्य अक्षांश हो गया यहाँ पर, इस जगह पे। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी होती है, वर्षा भी होती है, और सारी मौसमी कंडीशन जो है वो मध्य अक्षांशों में देखने को मिलती। निम्न अक्षांशों पर यहाँ पर अगर 0 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर गर्म ठंडी यहाँ पर नहीं होती। उच्च अक्षांशों की बात करेंगे तो यहाँ पर गर्मी नहीं होती। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर गर्मी ठंडी होती तो, लेकिन ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं होती, अधिकांश में गर्मी रहती। मतलब मौसम में विषमता, कभी गर्मी कभी ठंडी, सभी मौसम आपको देखने को, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। हाई और लो दोनों यहाँ पर देखने को मिलेंगे कहाँ पर? निम्न अक्षांशों में। तो ये आप याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य अक्षांशों में मौसमी विषमता आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। निम्न अक्षांशों पे नहीं होता है, उच्च में भी नहीं होता, उपोष्ण में भी उतना नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक मध्य अक्षांशों में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर जो हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही नहीं है। तो देखिए इसमें से प्रश्न दिया गया है, इसमें इसके ऑप्शन है साबरमती नदी जयसमुद्र झील से निकलती है, सही है। ताप्ती नदी गाविलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, गलत है। गाविलगढ़ की पहाड़ियों से ना निकल के बैतूल के पठार से निकलती है। कहाँ से? बैतूल का पठार, बैतूल के पठार से निकलती है। तो याद रखिएगा बैतूल MP में पड़ता है, बैतूल वही याद रखिएगा। भरतपूजा नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती, सही। माही नदी विंध्याचल श्रेणी से निकलती, ये भी सही है। बस ताप्ती नदी गाविलगढ़ से ना निकल के बैतूल से निकलती, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, काकरापार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो काकरापार ताप्ती नदी पर हुआ है, याद रखिएगा, जानते ही होंगे। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भीलगंगा, दो नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भीलगंगा, इन दो नदियों के संगम पर टिहरी बांध जो है वो स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे देखने को मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, इसी के बांध के पास में एक झील है, झील का नाम बताइए। निम्न में से कौन सी मृदा महाराष्ट्र में अधिकतम भाग में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन पूरे भारत में देखेंगे तो जलोढ़ सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में लाल है, फिर काली है, फिर लेटराइट है। इसका कोड याद रखिएगा, जलकले, जलोढ़, लेटराइट, लाल, काली, लेटराइट, इस तरीके से जलकले याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप याद तो कर ही लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसको। नेक्स्ट अगर जो हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन क्या है, सघन चंडका वन कहाँ है? देखिए ये अलग सा प्रश्न है, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सघन चंडका वन कहाँ है? देखिए आपको देखने को मिलेगा सघन चंडका। इस तरीके से आपको इसके प्रश्न की प्रकृति एक तो आपसे सुमेलित करने के लिए आ सकता है, ये कहीं पूछा गया प्रश्न है, उड़ीसा में है, या मतलब एक तो सीधे सीधे पूछ लिया जाए कहाँ पर इस तरीके से, या फिर आपसे एक तरफ वन दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ सुमेलित करना होगा, आपको मिलाना रहेगा। तो वो आपको याद रखें उड़ीसा में है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो मुख्य उद्देश्य यही निर्वनीकरण को रोकना, पर नियंत्रण, मतलब कि जो वन काटे जा रहे हैं उस पर नियंत्रण करना, वन जो जो जैसे वन है उनके काटे जा रहे हैं उन पर नियंत्रण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। तो वन निर्वनीकरण पर बाकी अब आप खुद देखिए कि ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं। इमारती लकड़ियों की उपलब्धि सुनिश्चित कराना हो नहीं सकता। वन्य जीवों का संरक्षण हो सकता है, लेकिन चूंकि वन संरक्षण अधिनियम है तो इससे उसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। बाढ़ की समस्या का समाधान कोई मतलब नहीं, ये भी गलत, ये भी निर्वनीकरण को रोकना है, वन के संरक्षण की बात हो रही है तो यही अधिनियम है निर्वनीकरण पर नियंत्रण के लिए। फिर हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा एक मैनग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो मैनग्रोव की जब बात होती है तो मैनग्रोव कहाँ पाई जाती है? मैनग्रोव आपको देखने को मिलेगा जैसे तटीय एरिया में भारत के जो है मैनग्रोव पाई जाती है, कच्छ में जैसे हो गया, और इधर सुंदरबन तो आप जान ही रहे हैं, बाकी कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, बाकी तमिलनाडु के क्षेत्र में भी इधर, और बाकी इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो तराई की पूरी बेल्ट है यहाँ पर मैनग्रोव नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तराई हो जाएगा। तराई में मैनग्रोव नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखिए। बाकी यही है, बाकी आप, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया आपको, इसको आप लोग देखिएगा। बाकी अब नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे ज्योग्राफी के 20 प्रश्न, उसमें अधिकांश जो प्रश्न रहेंगे, अधिकांश प्रश्न जो रहेंगे वो आए हुए प्रश्न रहेंगे, जो अन्य परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो रिपीटेड प्रश्न रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो वो भी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो भी काफ़ी अच्छी सीरीज रहने वाली है। ज्योग्राफी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें खास करके आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो आप आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं, और ये जैसे कुछ हायर लेवल के जो ज्योग्राफी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें कुछ आए हुए प्रश्न हैं। तो आजकल परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम जो है वो कहीं से कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, तो इसलिए आपको ज्योग्राफी में बेसिक तौर पे आपको जो तो पढ़ ही रहे हैं उसके साथ में थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा करके पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।